सबसे पहले तो निष्ठा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे आज बातचीत करते हुए। और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी भी हो रही है कि आपको मिस एशिया इंटरनेशनल का खिताब आपने हासिल किया है। बहुत सारा धन्यवाद, आप सभी का ढेर सारा सपोर्ट रहा जिसकी वजह से आज मैं ये खिताब भारत के लिए लेकर आ पाई हूँ। कितनी खुशी की और कितनी गर्व की अनुभूति होती है आपको कि क्योंकि आपने तकरीबन 40 जो प्रतिभागी थीं उनको हराकर आपने स्थान पाया है। तो मैं इसके लिए कहूँगी कि दो खुशी है, दो पल हैं जो मैं शायद जीवन भर याद रखूँगी। एक तो जब हम ये खिताब जीतते हैं तो उसके बाद जो विजयी देश होता है उसका झंडा जो होता है वो पकड़ने का मौका मिलता है और उसके साथ चलने को मिलता है, तो बहुत खूबसूरत पल था एक तो वो जो मैं हमेशा याद रखूँगी। और दूसरा, जब मैं लौट के भारत आई और अपने मम्मी पापा के चेहरे पर जो मैंने स्माइल देखी थी वो शायद बहुत अमूल्य थी और मैं जीवन भर उसके बारे में सोच सोच कर खुश होती रहूँगी। बिल्कुल गौरव की अनुभूति होती ही है क्योंकि हम पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एक ऐसे इवेंट में जा रहे हैं जहाँ पर हमारा पूरी दुनिया के अलग अलग लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। जी थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बताइए कि किस प्रकार से आपने इसके लिए एंट्री ली और किस प्रकार से आपने इस इवेंट में हिस्सा लिया। जी, बिल्कुल। तो शुरुआत हुई थी मेरे लेखन से लिखने का शौक बचपन से बहुत था और पिछले 2 सालों में मैंने 2 उपन्यास लिखे जो कि बेस्ट सेलिंग नॉवल रहे अमेज़न पर। और उसके बाद ही कहते हैं ना कि जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो बहुत सारे लोग जुड़ते जाते हैं। तो मुझे डॉक्टर सलोनी अग्रवाल जी ने कॉन्टैक्ट किया था जो कि MIQH मिस इंडिया की डायरेक्टर हैं। अच्छा। उनका कहना था कि आप अच्छा बोलती हैं, अच्छा लिखती हैं और भी कला है जो मेरी मम्मा ने मुझे सिखाई। तो उन सब का जो मंच होता है वो मंच हमें खुद ढूंढना पड़ता है। तो वो मंच था ये पैजेंट्री की दुनिया जहाँ मैंने मिस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट्स में पार्टिसिपेट किया था और 2020 की मिस इंडिया शाइनिंग स्टार और मिस इंडिया विवेशियस में रही। ये 2 खिताब जीतने के बाद मुझे लगा कि शायद सफ़र यहीं तक था, पर सफ़र जो होता है वो बहुत लंबा होता है। तो इसके बाद मुझे मिस एशिया इंटरनेशनल के नॉमिनेशंस में मेरा नाम था, पर सही कहूँ तो संजय जी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नॉमिनेशन से मैं भारत की प्रतिनिधित्व सिलेक्ट करूँगी और मैं प्रतिनिधित्व करूँगी अपने देश का। जब नॉमिनेशन से सिलेक्ट हुई तो सच बताऊँ तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी महसूस हुई क्योंकि लगा कि अब ये मेरी बात नहीं है, ये देश की बात है। और जब ये पिछले 9 महीने का जब सफ़र था, जब मैंने तैयारी करी तो मैं कहूँगी कि ये सिर्फ एक तैयारी नहीं थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारे चेंजेस खुद में भी पाए हैं। और जब मैं दुबई गई फाइनली फिनाले के लिए तो वो 7 दिन शायद ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे क्योंकि जब आप 42 देशों की लड़कियों के साथ रहते हैं, उनकी संस्कृति को समझते हैं, अपनी संस्कृति को समझते हैं और देखते हैं कि आप कहाँ खड़े होते हैं इस देश में, इस दुनिया में, और कितना कुछ है सीखने के लिए। बहुत बहुत अच्छे पल थे। बस मैं ये कहूँगी कि एक मिथ है हमारे देश में ख़ास तौर पर कि पैजेंट्री जो होती है वो सिर्फ आपके अपीयरेंस पे होती है, ब्यूटी क्वींस के ऊपर होती है, पर ये बिल्कुल गलत है। मैंने जाकर समझा कि ये आपके व्यक्तित्व के बारे में होती है, आप कैसे इंसान हैं, आप लोगों के बीच कैसे रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो आपके अंदर है वो आपको उभारनी होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है निष्ठा कि ब्यूटी और ब्रेन दोनों का संगम वहाँ पर देखने को हमें मिलता है और अपने व्यक्तित्व में जो हमने ज़िंदगी से सीखा है, जो ज़िंदगी के तजुर्बे हासिल किए हैं, उन सब का समावेश इसमें हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि ये एकदम समावेश है बहुत सारी चीज़ों का। और एक और बात है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ऐसे मंच पर जाते हैं तो जब हम जाते हैं तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो थी मेरे साथ भी बिल्कुल। पर वहाँ जाकर मैंने समझा कि ये एक मंच होता है, आप में कितनी कला है, आप कितना कुछ कर सकते हैं, ये अगर आप अपने अंदर रखेंगे ना तो उसे कभी वो रिकग्निशन नहीं मिल पाएगा। तो मैंने उस स्टेज का भरपूर उपयोग किया और जो कुछ मेरे अंदर था वो हर रोज़ दिखाया। और सच में कहूँ तो अभी तक कल्पना करती हूँ उस पल की तो ऐसा लगता है क्या ये सच में हो गया। कुछ उन राउंड्स के बारे में बताइए जिनको आपने फेस किया और जिनमें आपको कभी-कभी ऐसा भी लगा होगा कि क्या मैं नेक्स्ट राउंड में पहुंचूंगी, मतलब बहुत सारे आशंकाएं और ये सब रहती है ना मन में, तो क्या जी उसके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल। तो पहले दिन जब हम पहुंचते हैं उसी दिन सबसे इम्पोर्टेंट राउंड होता है इंट्रोडक्शन राउंड। और संजय जी, इंट्रोडक्शन राउंड जो है वो खुद सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन नहीं होता, वो अपने देश का इंट्रोडक्शन होता है। तो यहाँ से मेरी मम्मा ने मुझे एक बात सिखाई थी कि हम भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जहाँ बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं। तो ध्यान रखना कि ये सिर्फ एक कल्चर की बात नहीं है, बहुत सारे रिलीजन्स की बात है। और यही चीज़ मैंने अपने दिमाग में रखी थी। इंट्रोडक्शंस में मैंने वो हर चीज़ दर्शाई जो हमारे देश में होती है, छोटी छोटी बातें। और यही पहला राउंड होता है जिसको सोचा था शायद कि सिर्फ इंट्रोडक्शन है एक दूसरे को जानने का। पर संजय जी, फिनाले के एक रात पहले पता लगा कि एक टेस्ट था। हमसे पूछा गया कि आपने 40 देशों के बारे में क्या सीखा है। तो मुझे समझ में आया कि हर एक
पल वहाँ पर एक कॉन्टेस्ट था, आप कितने अच्छे से चीज़ों को समझते हैं और फिर कितने अच्छे से उन्हें दर्शा पाते हैं। तो इंट्रोडक्शंस के बाद ग्रुप डिस्कशंस, पर्सनल इंटरव्यूज़, टैलेंट राउंड जो कि बहुत मुख्य होता है यहाँ पर, क्या क्या टैलेंट है आपके अंदर, आप उसे कैसे दर्शाते हैं। फिर एक ट्रेडिशनल राउंड होता है जहाँ मैं भारत का राष्ट्रीय हमारा जो पक्षी है मोर बनी थी, और इसके पीछे मेरा ये अभिप्राय था कि मुझे ये दिखाना था कि महिलाओं में बहुत शक्ति होती है, बस बात ये होती है कि वो उसे छुपा कर रखती हैं। तो जब तक पंख खोलेंगे नहीं, जब तक मोर की तरह नाचेंगे नहीं, तो पता नहीं कैसे लगेगा कि हम कितने खूबसूरत हैं। सही कहा आपने कि मोर की तरह पंख फैलाकर, मतलब एक उन्मुक्त गगन में अपने जब पंख फैलाकर नारी आगे बढ़ती है तो बहुत कुछ करके दिखा देती है। जी बिल्कुल। और हम जानना चाहते हैं कि जब आप मिस एशिया इंटरनेशनल का खिताब आपने जीता तो वहाँ की जूरी का क्या रिएक्शन था और वहाँ के लोगों ने आपको कितना अप्रिशिएट किया, दुबई की जनता ने आपको क्या कहा? दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो ज़िंदगी भर मेरे और मेरे परिवार को तो ज़रूर याद रहेंगी। तो जब मैंने अपना टैलेंट राउंड परफॉर्म किया था, तो मैं क्लासिकल डांसर हूँ, भरतनाट्यम, तो मैंने भरतनाट्यम परफॉर्म किया। तो वहाँ के जो किंग ऑफ दुबई थे वो आए हुए थे और उन्होंने ताली बजाकर मुझे कहा, वल्लाह हबीबी, बहुत शानदार था, इतना खूबसूरत था। तो मुझे समझ में आया कि हम कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं अपनी कला को भारत में। इतनी वाहवाही मिली मेरे भरतनाट्यम परफॉर्मेंस को। और फिर जब फिनाले में जो आप पूछ रहे हैं जूरी ने क्या कहा, तो मैं आपको एक मोमेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो यूजुअली जब सबटाइटल्स होते हैं वो विनर को कभी नहीं मिलते हैं, तो मुझे पहले ही मिस टैलेंटेड और मिस इंस्पिरेशन मिल गया था। तो मैंने तो कान बंद कर लिए थे कि अब तो मेरा नाम ही नहीं है। और फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप के बाद जब विनर अनाउंस हुआ तो संजय जी, जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो मुझे सुनाई नहीं दिया। फिर उन्होंने मेरा कंटेस्टेंट नंबर लिया तो भी मुझे सुनाई नहीं पड़ा। फिर जब भारत का नाम चिल्लाया गया तो फिर ऐसे हो गया कि अरे वाह, ये तो हमारा नाम है। और जब मुझे क्राउनिंग मोमेंट था तो जो मिसेस यूनिवर्स 2018 है यूक्रेन की, उन्होंने मेरे कान में आकर मुझे कहा कि उन्होंने इंग्लिश में कहा कि जब मैंने तुम्हारी पिक्चर्स देखी थी तो मैंने सोचा बड़ी सिंपल सी लड़की है, क्या करेगी यहाँ आकर। और आकर पता लगा कि कितनी भी सिंप्लिसिटी हो, अगर हमको वी शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो यहाँ आकर पता लगा कि कितना कुछ है भारत में। और मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे बहुत सारी पिक्चर्स से पहले शायद जज किया था, सिंपल सी बच्ची है। साड़ीज़ को मैंने बहुत प्रमोट किया, इंडियन साड़ीज़ को, पर वहाँ जाकर जब इतनी सारी लड़कियों के बीच मैंने एक भी मौका नहीं छोड़ा, और उनका जो एक कॉम्प्लीमेंट था ये मैं जीवन भर याद रखूंगी कि वी शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मतलब यूक्रेन की जो थी ब्यूटी क्वीन, उन्होंने आपके कान में जो कहा वो वाकई ऐसी बात है जो हर कैंडिडेट को, हर कंटेस्टेंट को समझ लेनी चाहिए कि सिर्फ देखने से ये सब कुछ हम सोच नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दिलो दिमाग की बात होती है, हमारे व्यक्तित्व की बात होती है और बहुत सारी बातें होती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये सही बात कही। और उसके बाद भी मैं आपको बताऊं, इतने सारे लोग थे, इतनी सारी बातें कह रहे थे। और एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एक जज थी जो कि आयरलैंड से आई हुई थी, उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि तुम सारे लोगों में मिंगल हो रही थी। तो मुझे एक बात और समझ में आई, हम सोचते हैं कि अपने अपने में सिमटे रहेंगे, अपनी तैयारी ऐसे करेंगे, पर मैंने वो 8 दिन बहुत सारे दोस्त बनाए, इतने सारे दोस्त, और उनके बीच जा जाकर मैंने समझा कि एक कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा में हमें ना बहुत पॉजिटिविटी रखनी चाहिए कि हम में से कोई भी जीते, पर बहुत सारी मेमोरीज लेकर जाना है। तो ये चीज़ भी मुझे बड़ी काम आई और मुझे अच्छा लगा कि जो मेरा नेचर है लोगों से मिंगल होने का, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। निष्ठा, एक बात मेरे जहन में आ रही है कि बहुत सारे लोग अभी तक सिर्फ मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स जैसे खिताबों के बारे में ही जानकारी रखते थे, लेकिन अब शायद उनको ये समझ लेना चाहिए कि और भी बहुत सी इवेंट हैं जिसमें वो जाकर अपनी प्रतिभा का, अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकती हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों। तो कुछ इस बारे में बताइए हमारे श्रोताओं की, और कौन कौन से ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें अगर कोई जाने की इच्छा रखता है तो वो जा सकता है, उसके लिए आप भी अपनी तरफ से लोगों को गाइड कर सकती हैं। जी बिल्कुल। तो इसके बारे में मैं कहूँगी कि पहले आपने बिल्कुल सही कहा संजय जी, मुझे भी बस 2 ही नाम पता थे इंटरनेशनल लेवल पे, पर जब मैंने मिस इंडिया जीता और जब मैंने बहुत सारे कैटेगरीज समझे, बड़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, कई बार लोग सोचते हैं कि हाइट कम है तो शायद हम नहीं जा सकते यहाँ पे। अलग अलग हाइट कैटेगरीज भी हैं, जैसे एक मिस अर्थ पैजेंट होता है, एक मिस सुपर नेशनल पैजेंट होता है। इन सब के हाइट क्राइटेरियाज अलग अलग हैं, एज क्राइटेरियाज भी अलग अलग है, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा की बात है, तो सबकी क्राइटेरियाज अलग अलग हैं। एक और बहुत खूबसूरत चीज़ है टैलेंट राउंड के बारे में। तो मिस एशिया में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है टैलेंट राउंड के ऊपर भी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बस मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स ही टारगेट करें। मिस एशिया, मिस अर्थ, मिस ग्लोब, मिस सुपर नेशनल जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर क्राइटेरियाज काफ़ी वेरी करते हैं।
तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने सोच रखा था कि आप इस वर्ल्ड के लिए नए हैं, आप इस वर्ल्ड में फिट नहीं बैठते, तो ज़रा रिसर्च शुरू करिए। ऐसे ढेर सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ आप जाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ब्यूटी एंड ब्रांड दोनों का संगम रहे, इसके लिए आप अपने लेवल पर आप चूँकि आपने एक बड़ा खिताब हासिल किया है, तो अपने लेवल पर आप भोपाल में जहाँ रहती हैं, वहाँ आप इस तरह का कुछ लोगों को गाइड करने की अपने मन में इच्छा रखती हैं? कोई ख्वाहिश है आपकी? आपने मेरे दिल की बात छीन ली। तो मुझे आपको बताना है कि जब मैं खिताब जीत कर आई तो मुझसे एक और चीज़ पूछी गई थी। वहाँ कई इंटरनेशनल लोगों ने पूछा कि आप कौन से देश शहर से हैं? तो जब मैं कहती थी भोपाल, तो लोगों को भारत से दिल्ली, मुंबई कुछ चंद शहरों के ही नाम पता होते हैं। तो मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि हमारे शहर में बहुत सारा टैलेंट है, बात बस ये है कि यहाँ लोग वो मंच नहीं ढूंढ पाते। और जब मैं यहाँ से लौटी हूँ तो एक प्रिविलेज मिलता है कि हम अपने स्टेट में अपना खुद का पैजेंट शुरू कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सपोर्ट मिलता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने शहर में वो बच्ची, वो महिलाएं जिनको कुछ करने की इच्छा थी हमेशा से, नॉट सिर्फ मैं ब्यूटी की बात नहीं कर रही, टैलेंट में भी कुछ भी हो सकता है, मैं उनके लिए एक मंच क्रिएट करना चाहती हूँ जहाँ मैं उन्हें बेसिक से चीज़ें बताऊँगी कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए हमें क्या क्या सीखना पड़ता है। और अगर सबका साथ रहा तो उम्मीद करते हैं कि अगले साल मैं पैजेंट लेकर अपने शहर के लिए, अपने स्टेट के लिए ज़रूर आऊँगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं निष्ठा जी, और उम्मीद करते हैं कि जो आपने मन बना के रखा है, जो आपने इरादा किया है, वो ज़रूर उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। और आपके माध्यम से बहुत सारे ऐसे टैलेंट निकल कर सामने आएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भोपाल का नाम, देश का नाम, समाज का नाम रोशन करेंगे। आपके लेखन पर आते हैं, थोड़ा सा लेखन चूँकि आपकी शुरुआत ही रही है और लेखन में आपने बहुत कुछ करके दिखाया है और आप अच्छी वक्ता भी रही हैं। बताएं कि कैसे शुरुआत हुई लेखन की? लेखन की शुरुआत संजय जी, सारा श्रेय मेरी मम्मा को जाता है। मेरी मम्मा बहुत अच्छा लिखती हैं और जब भी लिखती थी तो ऐसा लगता था मुझे कि ये कहानियाँ मैं महसूस कर रही हूँ, इतना खूबसूरत लिखती हैं। तो जब मैंने लेखन की बात आपने करी है तो मैं बहुत टाइम से अपना पहला उपन्यास लिख रही थी, पर सच बताऊँ तो मुझे पता नहीं था कि कभी वो उपन्यास बन जाएगा। मैंने बस एक कहानी लिखी थी और मैंने एक ऐसी कहानी लिखी थी जो कि मुझे लगता है कि मुझे लोगों को एंटरटेन नहीं करना था, पर मुझे लोगों को सच्चाई बतानी थी ज़माने की। और खुशी की बात यह है कि मेरी नॉवल जब आई, अमेज़ॉन पे बिकी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग आज भी सच्चाई पढ़ने में रुचि रखते हैं। और मैं ऐसी कहानियाँ लिखती हूँ जो कि बहुत साधारण लोगों के रोज़मर्रा के जीवन में होती हैं। मेरी दोनों किताब ऐसी थी और जो तीसरी किताब मैं लिखने वाली हूँ वो भी बिल्कुल ऐसी है कि हम साधारण लड़कियों, साधारण लोगों के जीवन में से उठ कर आएगी। लेखन को मैं एक ऐसी चीज़ मानती हूँ अपने जीवन की जहाँ मैं खुद को सबसे अच्छा एक्सप्रेस कर पाती हूँ। और मज़े की बात यह है संजय जी कि मैं मानती हूँ कि मेरा लेखन और मेरी मॉडलिंग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जब मैं ऐसे स्टेजेस पे जाती हूँ इंटरनेशनल, तो इतनी सारी कहानियाँ लेकर आती हूँ कि अब लगता है कितना सारा लिख डालूँ। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और आप कहेंगे मैं जीवन भर लिखना चाहती हूँ। क्या 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 क्या, बस बहुत बड़ा समुद्र है, बस मुझे बहुत सारा लिखना है। तो आप पहले दो जो आपने पुस्तकें लिखी हैं, पहला जो नॉवल आपने लिखा है और दूसरी पुस्तक जो लिखी है, उसके बारे में श्रोताओं को बताइए। जी, मेरा पहला उपन्यास था रक्षाबंधन। बहुत बहुत प्यारा शब्द है हमारे भारतीय संस्कृति में। बस कुछ पहलू होते हैं रक्षाबंधन के जो अनकहे होते हैं, छुपे होते हैं, समाज से दूर होते हैं। मैं कहूँगी आज भी समाज में ऐसी एक सोच है हमारे समाज में कि हम लोगों को उनके रिश्ते के नाम से पहचानते हैं, ना कि उनके असली व्यक्तित्व से। तो रक्षाबंधन मैंने इसी के बारे में लिखी थी। और मेरी जो दूसरी उपन्यास थी उसका टाइटल है इजी चेयर, जो कि मैंने एक ऐसी बहुत ही भावुक पहलू के बारे में लिखी अपनी ज़िंदगी की, ग्रैंड पेरेंट्स। क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल हम जब थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं तो उनको भूल जाते हैं, जबकि हमारे जो ये दादी बाबा लोग हैं, नाना नानी लोग हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया, खड़े होना सिखाया। तो मैंने उनकी याद में उपन्यास लिखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा संजय जी कि इस उपन्यास को पढ़ने के बाद कई सारे रीडर्स ने, कई सारे रिव्यूअर्स ने मुझे लिखा कि उन्होंने कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने दादी दादा के पास कुछ दिन गुजारे। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं लोगों के दिल को छू पाई। और अगला उपन्यास जो मैं लिखने वाली हूँ वो बर्ड है, जो कि फिर से लड़कियों के बारे में है, महिलाओं के बारे में है। और ये सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर नहीं है, ये एक लड़की कैसा सोचती है अपने जीवन में, क्या क्या करना चाहती है और कितनी बंदिशें होती हैं, उन्हें तोड़कर वो कैसे उड़ती है, इसके बारे में। तो उम्मीद करती हूँ ये भी कई लोगों के दिलों को छुएगी। बहुत अच्छा लगता है जब हम कुछ लिखते हैं और उसका समाज पर असर पड़ता है और लोग उससे कुछ सीखते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होती है। बहुत अच्छी आपने किताबें लिखी हैं, बहुत बहुत हम आपको बधाई देते हैं और आने वाली पुस्तक के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। अच्छा, ज़िंदगी को आप किस रूप में देखती हैं? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जीवन में संकटों का बोलबाला हो गया है, डिप्रेशन, तनाव, दबाव हावी होते जा रहे हैं,
कोरोना जैसी महामारी ने लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया है, तो अब ऐसे में हमें किस प्रकार से पूरी ज़िंदगी से संतुलन बना के चलना है ताकि हम अपनी आकांक्षाओं को, अपने सपनों को भी पूरा कर सकें, साथ ही अपने जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं उस पे हासिल कर सकें। क्या कहती हैं आप? जी, तो इसके बारे में 2 कॉन्सेप्ट हैं मेरे। पहला तो ये है कि जो ज़िंदगी है वो एक बार मिलती है, जो कुछ करना है ना वो अभी करना है बस, कोई कल नहीं है, कोई अगला जन्म नहीं है। ये एक पहली सोच है जो मेरे दिमाग में है, तो इसलिए शायद मैं बहुत सारी चीज़ें करने की इच्छा रखती हूँ और सबका साथ रहता है तो कर भी पाती हूँ। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि बहुत मुश्किल वक़्त है, पिछले कुछ साल बहुत मुश्किल थे सभी के लिए। हमने अपने बहुत सारे प्रियजनों को खोया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम उन दुखों से बाहर तभी निकलेंगे जब हम उनमें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे छोटी-छोटी। तो मुझे अच्छा लगता है कि कई सारे लोगों ने अपने अंदर के हुनर को पिछले 2 सालों में समझा है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बात है जो ज़िंदगी में हमें ठान लेनी चाहिए कि हो सकता है हम हर रोज़ ना जीतें, कई बार हारेंगे, पर जब 100 बार हारेंगे ना तो वो जो एक बार जीत का स्वाद होता है ना वो कुछ अलग ही होता है। तो हमें कभी रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि जो मुझे करना है वो मुझे रोज़ करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। तो वो एक कंसिस्टेंसी वाली बात होती है जो मैंने अपने जीवन में बहुत बहुत दृढ़ निश्चय के साथ अपनाई थी। और पिछले मैं अपने प्रिपरेशंस के बारे में यही कहूँगी कि क्योंकि मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली थी, तो संजय जी रोज़ मेरा ऐसा होता था कि मुझे लगता था 10 चीज़ें हैं जो बाकी कोई करे ना करे, मुझे तो करनी है क्योंकि मैं तभी आगे बढ़ पाऊँगी, और मैंने वो हर रोज़ करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी, डर अपने दिल से निकाल देना चाहिए और ये बात याद रखनी चाहिए कि टालना नहीं है सपनों को, जो करना है ना वो अभी करना है। तो थोड़ा सा मेहनत जो आज हम करेंगे ना वो कल हमें अच्छे फल देगा, तो हारना नहीं है। बिल्कुल, हारना नहीं है। और आप युवाओं का प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं, तो युवाओं की इस समय क्या ज़िम्मेदारी बनती है? क्योंकि भारत युवाओं का देश है और बहुत सारी क्षमताएँ और बहुत सारी सामर्थ्य हमारे युवाओं में छुपे हुए हैं। जी। उनसे क्या अनुरोध करना चाहती हैं? जी, बिल्कुल। तो इसके बारे में कहूँगी कि जब युवाओं की बात आती है तो 2 बातें जो बिल्कुल दिल से उभर के आती है मेरे पास। पहली तो ये है कि जब युवा आसमान छूने की कोशिश करते हैं तो बस अपने पैर ज़मीन पर ज़रूर रखें, अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। और दूसरी चीज़ जो मेरे दिल और दिमाग में रहती है वो ये रहती है कि आजकल मैं देखती हूँ लोग समझते हैं कि देश को छोड़कर बाहर जाना एक स्टाइल स्टेटमेंट है, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे नज़रिए में। मुझे ऐसा लगता है ये जो हमारा देश है ना, यहाँ रहकर हम इतना कुछ कर सकते हैं ना जो कि बाहर जाकर शायद हम बंदिशों में बन जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें मैं अपने युवाओं को बताना चाहती हूँ कि इन ज़रा वापस घर लौटें। घर बहुत खूबसूरत है हमारा इतना अच्छा देश है हमारा, यहाँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि अपनी जड़ों को ना भूलें। ये 2 चीज़ें अगर आज के युवा समझ लेंगे ना तो कहेंगे कि वापस राम के युग में हम लोग पहुँच जाएंगे, कलयुग समाप्त हो जाएगा। तो बस मेरा सबसे यही अनुरोध है कि हम ये 2 चीज़ें कोशिश करें अपने जीवन में, अपने घर पे रहें, अपने देशवासियों के साथ रहें और ज़मीन से जुड़े रहें। चलिए, वाक़ई आपने एक छोटी-सी बातचीत में बहुत सारे पहलुओं को आपने कवर कर लिया है। लेकिन उससे पहले कि हम बातचीत को ख़त्म करें, आप और क्या कहना चाहती हैं हमारे सुनने वालों से? और आपका खुद आने वाले समय में और क्या प्लानिंग है? जी, बिल्कुल। तो प्लान्स के बारे में एक तो संजय जी मैं कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी मुझे पिछले कुछ 3-4 सालों में ऐसी लगी है, जो बचपन में सपने देखती थी और सोचती थी कि बस ख़त्म हो गए, जॉब लग गई, अब सब ख़त्म है, वो अपने आप पूरे होते गए। तो अब मन होता है कि प्लान ना बनाऊँ, जो आता जा रहा है करती जाऊँ, बट स्टिल लेखन एक चीज़ है जो मेरे जीवन में हमेशा रहेगी। एक और बात है, मैंने कई बार देखा है कि जब मैं कुछ छोटे-छोटे अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस लोगों से शेयर करती हूँ, तो लोग कहीं न कहीं उससे मोटिवेट होते हैं। शायद ये कह सकते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत डीप में जिया है, हर पहलू को मैं बहुत समझना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं मैं लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनने का एक ड्रीम है मेरी निगाहों में। और एक और बात जो मुझे लगती है कि अब जब मैं यहाँ इंडस्ट्री से लौटी हूँ ऐसी जगह से, तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि क्या आगे फिल्म्स में जाने का इरादा है, वेब सीरीज़ में? तो मैं कहूँगी कि अगर कभी कुछ आया तो देखेंगे, पर उससे ज़्यादा मेरा इरादा है कि मेरे जैसी और जो लड़कियाँ हैं जो सोचती हैं कि असंभव है, उस टैग को मुझे हटाना है और उनकी हेल्प करनी है कि कैसे हम इस मंच तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उस स्टेज पर जाकर कि मेरे देश से इस बार सबसे कम बच्चे थे जो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट हुए थे, बाकी देश से बहुत एंट्रीज थी। तो मुझे समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं स्प्रेडिंग अवेयरनेस बनाऊँ, लोगों को बताऊँ कि क्या क्या है हमारे देश में, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं। और एक चीज़ और है जो मुझे स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना है। तो आज एक स्टीरियोटाइप बन गया है कि पढ़ाई करें, एक साधारण या प्राइवेट नौकरी करें, पैसा कमाएं। तो मेरा मन ये कहता है कि जब इतनी बात हो रही है वोकल फॉर लोकल, तो क्यों ना हम
ये कॉन्सेप्ट वापस लाएं कि हम कुछ अपने लिए जनरेट करेंगे, अपने लोगों के लिए हम कुछ नया लाएंगे। तो ये बात भी मैं चाहती हूँ कि मैं इस पे कुछ काम करूँ, और आप सभी का साथ रहा तो शायद अगले कुछ वर्षों में कुछ अच्छा कर पाऊंगी। बिल्कुल, साथ तो सभी का है आपके साथ, और आपने जो अब सपने देखे हैं उन्हें पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता। आपको हम बहुत-बहुत गुड लक कहना चाहते हैं। कोई गाना-वाना आप गाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्लासिकल सिंगर भी हूँ मैं। अरे वाह! मैं एक गाना है जो बड़ा दिल के करीब है मेरे, वो मैं गाना चाहूँगी आज। बिल्कुल स्वागत है। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, मुबारकें तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारकें तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो गाना भी हो गया, आपकी बातें भी हो गई, आपकी किताबों की बातें भी हो गई और आपकी इवेंट की बातें भी हो गई। तो बहुत अच्छा लगा निष्ठा जी, और एक बार फिर से आपको हम बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं कि आपने मिस एशिया इंटरनेशनल का खिताब जीता है और हम सबको गौरवान्वित किया है। यही सिलसिला आपकी ज़िंदगी में आगे भी चलता रहे। फिर किसी विषय पर आपसे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने वो सारी बातें जो मेरे अंदर थी वो छोटे से इंटरव्यू में पूछ ली, और शायद किसी को इससे कुछ मदद मिल पाए। तो ढेर सारा धन्यवाद।